नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। 100 साल से भी पुरानी है, लेकिन इसके आइडियाज आज भी काफी चौंका सकते हैं। जी। विलियम वॉकर एटकिंसन की 1906 की किताब डायनामिक थॉट और द लॉ ऑफ वाइब्रेंट एनर्जी। जी हाँ, ये किताब उस दौर की है जब साइंस तेजी से बदल रहा था और कुछ लोग थे जो पुरानी गुप्त विद्या ऑकल्टिज्म और जो नई साइंटिफिक खोजें हो रही थी उनके बीच एक तरह का पुल बनाने की कोशिश कर रहे थे। एटकिंसन उनमें से एक थे। तो हमारे पास इस किताब के कुछ हिस्से हैं और हमारा इरादा है कि एटकिंसन के जो सबसे जरूरी और शायद थोड़े अजीब से लगने वाले विचार हैं उनको समझें। हाँ। क्या वाकई ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड जिंदा है? क्या वो सोचता है? क्या हमारे विचार सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं रहते, बाहर की दुनिया पर भी असर डालते हैं? तो चलिए इसी पर आज बात करते हैं। बिल्कुल। और एटकिंसन शुरू में ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग दावा करते हैं। वो कहते हैं कि जो ओकल्टिस्ट होते हैं, गुप्त ज्ञानी, वो अक्सर सच को पहले इंट्यूटिवली समझ लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, पर उनके जो सिद्धांत होते हैं, थ्योरीज, वो इतनी अजीब होती हैं कि साइंस उन्हें नकार देता है। और फिर वही साइंस सालों बाद उन्हीं सच्चाइयों को नए नाम देकर अपने सिद्धांतों के साथ अपना लेता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया मेस्मेरिज्म का, जो बाद में हिप्नोटिज्म या सजेशन बन गया। अच्छा, यानी वो कह रहे थे कि साइंस और ओकल्टिज्म में एक रेस चल रही थी। हाँ, इंट्यूशन पहले आता था, साइंटिफिक प्रूफ बाद में। कुछ ऐसा ही। और उनका ये डायनामिक थॉट सिद्धांत, वो मानते थे कि इन दोनों को जोड़ने वाला एक धागा है। तो फिर उनका सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल आइडिया क्या था? मेरे ख्याल से सबसे क्रांतिकारी विचार तो यही था जी। कि सब कुछ जीवित है जी। और सब कुछ सोचता है। सब कुछ ये सिर्फ इंसानों या जानवरों की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही जीवन और मन, माइंड की अभिव्यक्ति है। सब कुछ, पत्थर भी धातुएं हैं? हाँ, उनका तर्क यही था कि जिसे हम मैटर कहते हैं, पदार्थ, वो असल में माइंड का ही एक स्थूल रूप है, थोड़ा डेंस फॉर्म है। अच्छा। वो उस समय के जो मटेरियल साइंस के विचार थे उनको चैलेंज कर रहे थे। मटेरियल साइंस क्या मानता था कि पदार्थ और ऊर्जाएं ही असली हैं, प्राइमरी हैं, और मन वो तो बस दिमाग की एक उपज है, बाय प्रोडक्ट। एटकिंसन ने इसे बिल्कुल पलट दिया। उन्होंने कहा, नहीं, मन प्राइमरी है, पदार्थ उसका एक रूप है। ये तो वाकई बहुत बहुत बड़ा दावा है। क्या उन्होंने इसके लिए कोई सबूत दिए या कोई तर्क? हाँ, उन्होंने कई उदाहरण देने की कोशिश की। जैसे पौधों में तो जीवन शक्ति दिखती है ना? वो पानी और रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। हाँ। जिसे वो एपिटेंसी कहते थे, एक तरह की चाहत या प्रवृत्ति। ओके। लेकिन वो इससे बहुत आगे गए। उन्होंने धातुओं की थकान का जिक्र किया, जैसे मशीन के पुर्जे लगातार काम करके कमजोर हो जाते हैं। हाँ, होता है। और फिर अगर उन्हें आराम दें तो वो फिर से ठीक हो जाते हैं, रिकवर करते हैं। उन्होंने धातुओं में रोग फैलने की बात की, कांच रोग का उदाहरण दिया। ये सुनना आज के समय में थोड़ा अजीब लगता है। क्या वो इसे सिर्फ एक मेटाफर, एक उपमा की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, या वो सच में मानते थे कि धातुएं फील करती हैं? देखिए, जिस तरह से उन्होंने लिखा है, लगता तो यही है कि वो इसे काफी शाब्दिक तौर पर ले रहे थे। अच्छा। उन्होंने क्रिस्टल्स का उदाहरण दिया कि कैसे क्रिस्टल बढ़ते हैं, आसपास के मटेरियल को आत्मसात करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, और विभाजन से प्रजनन भी करते हैं, एक तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे जीवित कोशिकाएं करती हैं। और क्योंकि चट्टानें क्रिस्टल से ही बनी होती हैं, तो उनके लॉजिक के हिसाब से चट्टानें भी एक बहुत ही फंडामेंटल लेवल पर जीवित हैं। इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक स्ट्रक्चर की नई नई खोजें हो रही थी, है ना? बिल्कुल। और एटकिंसन ने कमाल की बात ये की कि उन्होंने इन नई खोजों को भी अपने सिद्धांत में फिट कर लिया। कैसे? उन्होंने कहा कि परमाणुओं के बीच जो केमिकल एफिनिटी होती है, रासायनिक बंधुता, कि कुछ परमाणु दूसरों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। हाँ, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जी। तो वो कहते थे कि ये पसंद भी एक तरह की बहुत ही प्राथमिक, बेसिक मानसिक क्रिया है, एक तरह की इच्छा या लगाव है। अच्छा। और इसी तरह जो अणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, वो संसंजक आकर्षण या कोहेसिव अट्रैक्शन, वो भी जीवन और मन का ही प्रमाण है। उनका मूल मंत्र एक तरह से ये था, बिना विचारशीलता के जीवन नहीं। पर ये विचारशीलता वैसी नहीं जैसे हमारी होती है, कॉन्शियस थॉट। नहीं, वो साफ कहते हैं कि ये सचेत तर्क या कॉन्शियस रीजनिंग नहीं है। ये एक बहुत ही मौलिक प्रिमिटिव मेंटेशन है, एक मानसिक प्रक्रिया।
समझ गया। तो अगर सब कुछ मन का ही रूप है, तो फिर ये जो हमें ठोस दुनिया दिखती है, पदार्थ, ऊर्जा, इन सब के बारे में उनका क्या कहना था? क्या उन्होंने उस समय के विज्ञान को पूरी तरह नकार दिया? नहीं, नकारा नहीं, बल्कि उसे एक अलग नजरिए से देखा। उन्होंने पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, ठोस, तरल, गैस, और उसकी जो संरचना है, अणु, परमाणु, और उस समय जो नई खोज हुई थी, कॉर्पसल्स यानी इलेक्ट्रॉन, इन सबको माना। हम लेकिन उनका जोर इस बात पर था कि ये सब चीजें स्टैटिक या मृत नहीं है। इनमें लगातार गति हो रही है, बदलाव हो रहा है। और ये गति या बदलाव आता कहाँ से है? यहीं पर उनका सिद्धांत उस समय के भौतिक विज्ञान से एकदम अलग हो जाता है। अच्छा। विज्ञान कहता था कि बल बाहर से लगता है, एक्सटर्नल फोर्स। एटकिंसन ने कहा नहीं, बल पदार्थ के कणों की गति से अंदर से पैदा होता है, इंट्रिंसिक है। अंदर से? हाँ, और ये गति मूल रूप से वाइटल मेंटल एक्शन है, मतलब जीवन और मन की क्रिया है। सिर्फ गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर बाकी जितने भी बल हैं, जैसे केमिकल फोर्सेस, कोहेजन, ये सब इसी आंतरिक मानसिक क्रिया का नतीजा है। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण के नियम, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और बल साथ संबंध, कोरिलेशन ऑफ फोर्स, इनकी भी बात की थी ना, कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे में बदलती है, खत्म नहीं होती। हाँ, बिल्कुल की थी। जैसे उन्होंने समझाया कि सूरज की गर्मी से पानी भाप बनता है, फिर बादल, फिर बारिश, फिर नदियां बहती हैं, और उनसे हम काम ले सकते हैं, जैसे टरबाइन चलाना। जी। लेकिन वो इसे भी अपनी मानसिक दृष्टि से ही देखते थे। ऊष्मा, प्रकाश, बिजली, चुंबकत्व, इन सबको वो एक साथ रेडिएंट एनर्जी या विकिरण ऊर्जा कहते थे। ओके। और उनका मानना था कि ये सब ऊर्जा कणों के कंपन या वाइब्रेशन से पैदा होती है। और ये कंपन क्यों होता है? क्योंकि कणों के अंदर एक तरह की मानसिक उत्तेजना होती है, मेंटल एक्साइटमेंट। यहीं पर वो ईथर वाला मामला भी आता है ना। उस समय वैज्ञानिक सोचते थे कि प्रकाश या गर्मी जैसी तरंगों को चलने के लिए कोई मीडियम चाहिए। सही कहा। ईथर। हाँ, ईथर। पर ये ईथर बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट था। उसके जो गुण बताए जाते थे वो बड़े विरोधाभासी थे। मतलब वो भारहीन है पर एकदम कठोर है, अदृश्य है पर हर जगह फैला हुआ है, समझ से परे था। एटकिंसन को ये थियरी कुछ जमी नहीं, खासकर इसलिए भी कि गुरुत्वाकर्षण तो बिना किसी मीडियम के फौरन काम करता दिखता था। तो उन्होंने ईथर का एक बहुत ही रैडिकल विकल्प सुझाया। और वो क्या था? कॉस्मिक माइंड, सार्वभौमिक मन। कॉस्मिक माइंड? हाँ, उन्होंने कहा कि पूरा स्पेस, पूरा ब्रह्मांड इस कॉस्मिक माइंड से भरा हुआ है। ये शुद्ध मन का एक महासागर है, और पदार्थ के जो कण हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, वो इसमें तैरते हुए बुलबुलों जैसे हैं। वाह, मतलब फिजिकल मीडियम की जगह एक मेंटल मीडियम। एग्जैक्टली। जहां साइंस एक भौतिक माध्यम ढूंढ रहा था, एटकिंसन ने कहा कि माध्यम ही मानसिक है। ये वाकई एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग थी। तो इससे गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा कैसे काम करते हैं, इसकी व्याख्या कैसे हुई? यहीं पर उनका आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और डायनामिक थॉट का सिद्धांत एक साथ आता है। अच्छा। उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण कोई बाहरी खिंचाव नहीं है, बल्कि वो कॉस्मिक माइंड में पहले से मौजूद आकर्षण की रेखाएं हैं, लाइंस ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण की रेखाएं? हाँ, ये हर कण को हर दूसरे कण से जोड़ने वाले स्थायी मानसिक बंधन है, मेंटल कनेक्शंस। ये हमेशा से हैं, तात्कालिक हैं, इन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं, और ये किसी भौतिक चीज से रुकते भी नहीं। ओके। तो ग्रेविटी एक तरह का परमानेंट मेंटल कनेक्शन है। हाँ। और बाकी आकर्षण, जैसे अणुओं का आपस में जुड़ना, कोहीजन, या परमाणुओं का केमिकल बॉन्डिंग, उनके अनुसार ये सब भी उसी एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। मौलिक संतुष्टि की लालसा, डिजायर फॉर सैटिस्फैक्शन, एक बेसिक मेंटल इच्छा कणों में। हाँ। वो दो तरह की मौलिक इच्छाओं की बात करते हैं। एक है जुड़ने की इच्छा, इंप्रेशन लेने की इच्छा, और दूसरी है खुद को व्यक्त करने की, स्वतंत्र होने की इच्छा, एक्सप्रेशन की इच्छा। अच्छा। और इन्हीं दो विरोधी इच्छाओं के बीच जो संघर्ष है, जो टेंशन है, उसी से गति पैदा होती है, परिवर्तन होता है। तो फिजिक्स के नियम असल में मानसिक नियम है उनके हिसाब से? बेसिकली हाँ। और रेडिएंट एनर्जी जैसे प्रकाश या ऊष्मा, वो कैसे चलती है इस कॉस्मिक माइंड में? यहाँ उनका लॉ ऑफ वाइब्रेंट एनर्जी आता है, जीवंत ऊर्जा का नियम। ओके। वो कहते हैं कि जब किसी स्रोत के कण, मान लीजिए सूरज के कण,
उत्तेजित होते हैं, मतलब उनमें हाई वाइब्रेशन होता है, तो वो खुद एनर्जी नहीं भेजते। तो फिर क्या भेजते हैं? वो अपनी मानसिक अवस्था या भावनात्मक उत्तेजना भेजते हैं, मेंटल स्टेट या इमोशनल एक्साइटमेंट। ये उत्तेजना विचार तरंगों के रूप में, थॉट वेव्स के रूप में, कॉस्मिक माइंड के जरिए उन्हीं आकर्षण रेखाओं के साथ लगभग 1,84,000 मील प्रति सेकंड की गति से ट्रैवल करती है। 1 मिनट, मतलब जैसे एक इंसान का मूड दूसरे को अफेक्ट कर सकता है, बिल्कुल। वैसे ही कणों की एक्साइटमेंट दूसरे कणों तक पहुंचती है और उनमें वैसा ही वाइब्रेशन पैदा करती है। ऊर्जा का ट्रांसफर नहीं, बल्कि मेंटल स्टेट का ट्रांसफर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जो रिसीविंग पार्टिकल है वो इस उत्तेजना को महसूस करता है और उसमें वैसा ही कंपन पैदा हो जाता है, जिसे हम गर्मी या रोशनी के तौर पर एक्सपीरियंस करते हैं। तो ईथर वेव्स की जगह थॉट वेव्स। हाँ, और ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि सब कुछ उस एक कॉस्मिक माइंड से जुड़ा हुआ है। उनका ये भी मानना था कि हर कण का अपना एक मानसिक ऑरा, एक आभा मंडल भी होता है। ये तो ब्रह्मांड को देखने का बिल्कुल ही अलग नजरिया है। एक कनेक्टेड मेंटल यूनिवर्स जहां विचार और इच्छा ही असली ड्राइविंग फोर्स हैं। जी। लेकिन फिर सवाल उठता है कि हम इंसान इस पूरी पिक्चर में कहाँ फिट होते हैं? हमारा अपना मन कैसे काम करता है? एटकिंसन कहते हैं कि हमारा मन भी उसी कॉस्मिक माइंड का एक हिस्सा है, उससे अलग हुआ है, पर फिर भी उससे मानसिक तंतुओं, मेंटल फिलामेंट से जुड़ा हुआ है। अच्छा। और हमारे अंदर भी वो परमाणु, पौधे और पशु स्तर की जो प्रिमिटिव मानसिक शक्तियां हैं वो मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास एक हाई लेवल की विचार क्षमता भी है। तो क्या हमारे विचार भी वैसे ही काम करते हैं? क्या उनमें भी कोई एनर्जी होती है? हाँ, उनका यही मानना था कि जब हम सोचते हैं तो हमारा ब्रेन एक बहुत ही सूक्ष्म पदार्थ का इस्तेमाल करता है, उसे वो साइकोप्लाज्म कहते थे। साइकोप्लाज्म। हाँ, या मानस द्रव्य कह लीजिए। और विचार पैदा करने में वाकई में ऊर्जा खर्च होती है, इसे वो नर्व फोर्स कहते थे। ये बिजली नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म मानसिक शक्ति है, और यही शक्ति शरीर में गति भी पैदा करती है। वो एक मशहूर कहावत को पलट देते हैं। आमतौर पर कहा जाता था दिमाग फास्फोरस के बिना सोच नहीं सकता। वो कहते थे नहीं, विचार पदार्थ में गति उत्पन्न करता है। ओके। और क्या ये विचार सिर्फ हमारे दिमाग में ही बंद रहते हैं? नहीं, यही उनका सिद्धांत और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। कैसे? वो कहते हैं कि इंसान का एक फिजिकल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर भी है, जिसे एस्ट्रल बॉडी कहा जाता है। एस्ट्रल बॉडी? जी। और हमारे विचारों और भावनाओं से एक ऑरा बनता है, एक मानसिक वातावरण जो हमारे चारों ओर होता है, और दूसरे लोग इसे अवचेतन रूप से महसूस कर सकते हैं। आपने ऑरा और रंगों का भी जिक्र किया था उनके काम में? हाँ, वो मानते थे कि अलग अलग तरह के विचारों और इमोशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग सूक्ष्म रंग होते हैं, एस्ट्रल कलर्स। जैसे घृणा का काला, स्वार्थ या डर का ग्रे, ईर्ष्या या धोखे का हरा, गुस्सा या वासना का लाल, प्रेम का गहरा लाल यानी क्रिम्सन, लालच का भूरा, घमंड का नारंगी, बुद्धि का पीला और धर्म या आध्यात्मिकता का नीला। ये रंग हमारे ऑरा में झलकते हैं। और क्या ये विचार बाहर निकलकर असर भी डालते हैं? उनके अनुसार बिल्कुल। जब विचार बहुत तीव्र होते हैं तो वो विचार पदार्थ मतलब थॉट स्टफ के वाइब्रेटिंग कणों को बाहर भेजते हैं। अच्छा। और ये कण अपने जैसे विचारों वाले दूसरे मनों की तरफ आकर्षित होते हैं। इसी वजह से वो कहते थे कि कुछ जगहों का, जैसे शहरों का, घरों का, दुकानों का एक खास माहौल या वाइब महसूस होता है। और हम अनजाने में ही अपने मानसिक रवैये के हिसाब से ही विचारों, लोगों और परिस्थितियों को अपनी तरफ खींचते हैं। यही तो आजकल जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं उसका बेसिस लगता है। हाँ, काफी हद तक। एटकिंसन का जो आकर्षण का नियम है वो सिर्फ फिजिकल चीजों पर ही नहीं बल्कि मनों के बीच भी काम करता है। सफलता, असफलता, लोगों को आकर्षित करना, चीजों को आकर्षित करना, ये सब हमारे विचारों की क्वालिटी और इंटेंसिटी पर निर्भर करता है। और वो विचार रूप की भी बात करते थे, थॉट फॉर्म्स। जी, जब विचार बहुत तीव्र और केंद्रित होते हैं तो वो थॉट फॉर्म्स बना सकते हैं। ये एक तरह से लगभग इंडिपेंडेंट एनर्जी वाली मानसिक रचनाएं होती हैं जो दुनिया में अपना असर डाल सकती हैं। तो फिर टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, मेंटल हीलिंग, इन सब की व्याख्या भी इसी थियरी से हो जाती है? हाँ,
उनके नजरिए से ये सब मन की सूक्ष्म शक्तियों और विचार तरंगों के कम्युनिकेशन के ही उदाहरण हैं। उनका फेमस कोट है, विचार वस्तुएं हैं, थॉट्स आर थिंग्स। मतलब विचार सिर्फ हवाई ख्याल नहीं है, उनकी अपनी एक सब्सटेंस है, एनर्जी है और प्रभाव डालने की क्षमता है। अंत में एटकिंसन के लिए डायनेमिक थॉट, ये जो वाइब्रेंट गतिशील विचार है, यही ब्रह्मांड का मूल तत्व है। सारी घटनाओं का कारण यही है। और शायद पूरा ब्रह्मांड ही उस अनंत, उस इन्फिनिट के एक महान डायनेमिक थॉट का नतीजा है। बिल्कुल, वो इस संभावना पर भी इशारा करते हैं। तो अगर हम एटकिंसन के इस पूरे नजरिए को संक्षेप में देखें तो बात यह है कि ब्रह्मांड एक जीवित, सोचने वाली इकाई है। जी पदार्थ और ऊर्जा, ये सब मन के ही अलग अलग रूप हैं। हाँ, सब कुछ एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, जो एक कॉस्मिक माइंड के जरिए काम करता है। बिल्कुल। और हमारे अपने विचार, वो सिर्फ हमारे अंदर नहीं रहते, उनमें असली शक्ति है। वो हमारी दुनिया को प्रभावित करते हैं, उसे आकार देते हैं। 1906 के हिसाब से देखें तो ये वाकई एक बहुत बड़ा, बहुत इंटीग्रेटेड नजरिया था। निश्चित रूप से ये साइंस, फिलॉसफी और जो थोड़ी रहस्यमयी बातें लगती हैं, उनका एक बहुत ही अनूठा मिश्रण था। जाहिर है आज की साइंस इनमें से कई बातों को बहुत अलग तरह से देखती है। हाँ, वो तो है। लेकिन एटकिंसन की जो कोशिश थी मन और पदार्थ को, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को एक ही सिद्धांत में पिरोने की, वो कोशिश आज भी सोचने पर मजबूर करती है। और यहीं पर शायद हम आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ सकते हैं कौन सा सवाल? कि अगर एटकिंसन की बातों में थोड़ी भी सच्चाई है, अगर वाकई सब कुछ एक विशाल मानसिक नेटवर्क से जुड़ा है और हमारे विचारों और इरादों में सचमुच इतनी ताकत है, तो फिर हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी दिशा, इसकी जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। क्या हम हर पल अनजाने में ही सही अपनी और अपने आसपास की दुनिया की हकीकत को लगातार बुन रहे हैं, को-क्रिएट कर रहे हैं? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है, सोचने लायक है। इस दिलचस्प वैचारिक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।